Hello everyone. Hi, this is Mohit Kumar. So today we are going to start a very fresh unit of class 12 that is chemical kinetics. ठीक है, आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारी क्लास 12 की। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नीट आईआईटी और डिफरेंट डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर भी देखे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले प्रोसेस हैं उसके अंदर थोड़ा सा बेसिक आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई रिएक्शंस है, ठीक है, जो भी कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है वो किस तरह से अपना वर्क कर रही है, यानी कि किस तरह से वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है, आगे किस डायरेक्शन में जा रही है, कितनी देर में वो पूरी होगी। तो इस चैप्टर का जो मेन मोटिव है एक्चुअल में वो है कि हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन का होना या ना होना, या कितने टाइम में होना, या फिर कैसे होना। ये सारी की सारी चीजें हम इस यूनिट से सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो रिएक्शन है वो इसमें किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैरी होगा। तो सबसे पहले समझो कि जो रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है, दिस केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रिएक्टेंट। ये एक रिएक्शन रिएक्टेंट से स्टार्ट होती है और एक भाई प्रोडक्ट पे जाके खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिक जानकारी के लिए जैसे अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें कि मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट का नाम मैं ए रख रहा हूं और वो ए से कन्वर्ट होकर किसी बी फॉर्मेशन यानी कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो इस दौरान जो रिएक्टेंट्स के अंदर चेंजेस आएंगे, ठीक है, उन चेंजेस के बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए भाई हमारा रिएक्टेंट किसी कंटेनर, एक इस तरह से हमने कंटेनर डिजाइन किया, उसके अंदर हमने मान लिया कि ए कंटेनर है हमारा और यहाँ पर हमारे पास ये बी है। ठीक है, हमारा जो मकसद है यानी कि जो एम है हमारा कि वो ए से किसी बी फॉर्मेशन यानी कि प्रोडक्ट की तरफ पहुंचाना है। तो थोड़ा सा आप साइंटिफिकली थोड़ा सा फैक्ट जो है उनके वो सोचो। फैक्ट किस तरह से सोचोगे कि जो एक रिएक्टेंट होता है, अगर कभी रिएक्शन आपकी स्टार्ट नहीं हुई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको भाई चाय की फॉर्मेशन करनी है, आपको चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए आप क्या देखेंगे कि एक कंटेनर में आपने सारी चीजें उसमें डाल दी। जैसे फॉर एग्जांपल एक बर्तन लिया, उस बर्तन के अंदर आपने अपना दूध, पानी, चीनी, ठीक है, चाय पत्ती, सारी ए टू जेड जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे डाल दिए। लेकिन वो रिएक्शन तब तक स्टार्ट नहीं होती जब तक आप उसे किसी स्टोव पे, गैस स्टोव पे ना रखें। तो सिंपल, हमें जो एक तरीके से कॉन्सेप्ट बनाना है वो किस आधार पे बनाना है कि जब हमारी रिएक्शन शुरू नहीं होती, यानी कि जब हमारा टाइम 0 सेकेंड है, तो हमारा जो भी रिएक्टेंट होगा उस रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी, यानी कि जो उसकी मात्रा होगी, दैट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज फाउंड 100%। ठीक है, जब तक हमारी रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती तब तक हम क्या कहेंगे कि हमारा जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो 100% होगी। और सेम जब हमारा रिएक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं है तो उस टाइम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो भाई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उस पॉइंट पे आप कहेंगे दैट इज कंसंट्रेशन, जब हमारा प्रोडक्ट अभी बना ही नहीं है, दैट इज 0%। या जो भी अमाउंट आप कंसीडर कर रहे हैं उसकी वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे 100 हुई आपकी जो भी वैल्यू होगी। अब मान लीजिए भाई आपने रिएक्शन को स्टार्ट करे हुए फॉर एग्जांपल 10 सेकेंड हो गया, यानी कि जो आपने गैस पे स्टोव पे, जो गैस स्टोव पे चाय रखी हुई है उसमें रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन आपने मेजर की थी, अब आप देखेंगे धीरे धीरे जो अपना चाय है वो धीरे धीरे बनना शुरू हो जाती है। लेकिन एक बार में ही सारी की सारी चाय तो तैयार नहीं हो जाती। तो आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा उसमें जो कलर का चेंज है, यानी कि जो धीरे धीरे जो टी का कलर होता है, थोड़ा सा ब्राउन से जो कलर है वो धीरे धीरे आने लग जाएगा, यानी कि आपका रिएक्टेंट कुछ अमाउंट में प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर रहा हूं कि भाई मेरा 10 सेकेंड के दौरान जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 100% पहले थी, अब वो 10 सेकेंड में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बचकर 80% बची। ठीक है, अब हमारी जो फाइनल कंसंट्रेशन पहले हमारी इनिशियल 100% थी और जो बाद में बची हुई है वो कितनी है, 80% है। इसी तरीके से जो आपने इसको 80% कंसीडर किया, तो बी यानी कि जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो कितनी हो जाएगी। भाई जितनी रिएक्टेंट की मात्रा कम हुई है उतनी ही तो रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ जाएगी।
यानी कि 20% ऑफ द प्रोडक्ट विल फॉर्म, 20% प्रोडक्ट बन चुका होगा, क्योंकि 80% हमारा रिएक्टेंट बचा है। तो 20% अगर बन गया, इसका मतलब क्या है कि आपका जो रिएक्टेंट है उसकी अमाउंट 80%, सॉरी 100% से 80 पे आ गई, यानी कि 20% घट गई। तो जितनी घटी उतनी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई। यहां तक क्लियर हो गया होगा सबको? अब आगे समझो। अब सिमिलरली हमें जो इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर जो हमारा मेन मोटिव है, वो हमें यही जानना है कि यार अगर कोई रिएक्शन 10 सेकंड में 20% खत्म होती है, तो कितने सेकंड में वो रिएक्शन पूरी हो जाएगी। यानी कि ये जो इस ये किस स्पीड से रिएक्शन चल रही है कि हम इसका अंदाजा लगा सकें कि रिएक्शन उतनी देर में खत्म हो जाएगी। इस बात को पहले गौर से समझिए कि एक रिएक्शन कितनी देर में खत्म हो जाती है, वही इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का मेन मोटिव है। आई होप यू समझ आ रहा होगा आपको कि क्या है मकसद। थोड़ा सा एक बार फिर से बता रहा हूं कि भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जो फॉर्मेशन होती है, एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जब हो रही है, तो एक रिएक्शन कितनी देर में पूरी हो जाएगी, उसके जो कंसंट्रेशन में चेंजेस आ रहे हैं सेकेंडों के हिसाब से, उसी को हम यहाँ पे स्टडी करने बैठे हैं, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। इसको स्टडी करने के लिए अब जैसे सबसे पहली हमारी जो इंपॉर्टेंट टर्म होती है, दैट इज नोन एज रेट ऑफ द रिएक्शन। क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मुझे किसी भी रिएक्शन का रेट निकालना है भाई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके कंसंट्रेशन के चेंज को टाइम के चेंज के साथ में देखना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लीजिए कोई गाड़ी है, कोई गाड़ी की स्पीड अगर मुझे मेजर करनी है, तो मुझे किस तरह से मेजर करनी होती है कि वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है और कितने टाइम में कवर कर रही है। ठीक है, इसी तरीके से कोई रिएक्शन है तो वो कितनी देर में उसकी कंसंट्रेशन खत्म हो रही है और कितनी खत्म हो रही है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब वो पहुंची है रिएक्शन, तो कितने टाइम में पहुंची है। इसी तरीके से हम यहाँ पे एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन में बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन, change in concentration to the change in time। टाइम के चेंज के साथ साथ जो आपकी कंसंट्रेशन में चेंज आया है, उसी को अपन कहेंगे दैट इज रेट ऑफ द रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, इसको अंडरलाइन कर लो, अच्छे से बोल्ड कर लो। क्लियर हो गया यहां तक? अब आगे चलते हैं। अब ध्यान से समझो, जो हमारा रेट है, हमारे पास दो चीजें थी, एक तो था आपका रिएक्टेंट जिसको आप ए मान रहे थे, और एक आपका दूसरा चीज था दैट इज नोन एज प्रोडक्ट, जिसको आपने बी माना। ये भाई हमारा बी पॉइंट है, दैट इज ए। अगर मुझे रिएक्टेंट का रेट निकालना है, ध्यान से समझ लीजिए, अगर मुझे रिएक्टेंट का रेट निकालना है, तो मुझे रेट ऑफ द रिएक्टेंट निकालने के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन चाहिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओनली रिएक्टेंट, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट। यहां रिएक्टेंट का चेंज चाहिए पहले मुझे, और डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, टाइम चाहिए भाई। टाइम के चेंज के साथ साथ जो मेरे रिएक्टेंट में चेंज आया है, वही मेरा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्टेंट। बहुत सिंपल है। अब यहां से अगर मैं इसको सोल्व करूं, तो सोल्व करने के लिए आप क्या कहेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के लिए कि आपका जो रिएक्टेंट का फाइनल वैल्यू कितना है, आर एफ, माइनस इनिशियल कितना है, दैट इज आर आई, एंड डिवाइड बाय टी जो आपका फाइनल है, और माइनस टी इनिशियल। सिंपल। अब ये जो कंसंट्रेशन जो वर्ड हम बार बार लिख रहे हैं, इस कंसंट्रेशन टर्म को हम क्या करते हैं, सिर्फ ऐसे ब्रैकेट, एक स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे। यानी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है डिफाइन क्या कर रहा है, दैट इज कंसंट्रेशन। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट फाइनल माइनस कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इनिशियल डिवाइड बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो यहां से वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो आर एफ यानी कि रिएक्टेंट जो फाइनल की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, दैट इज 80%। तो मैं परसेंट की जगह सिर्फ 80 ऐसे लिख रहा हूं, और माइनस यहाँ पे इनिशियल हमारा रिएक्टेंट का अमाउंट कितना था, दैट इज 100%। तो यहां से हमने 100 वैल्यू। ऐसे ही टाइम फाइनल वैल्यू कितना था आपके पास में, टाइम फाइनल आपका था भाई ये 10 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम फाइनल आपके पास 10 सेकेंड था, और माइनस इनिशियल आपके पास टाइम कितना था, 0 सेकेंड। क्लियर? इस तरह से ये हो गया आपका 0।
दोनों को सोल्व करते हैं, 80 माइनस 100 करेंगे तो भाई माइनस का 20 आएगा डिवाइड बाई 10, ठीक है। और इसी तरीके से यहां से हम इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 2। अब इसकी एसआई यूनिट भी यार एक समस्या है, तो एसआई यूनिट के लिए आप क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन में चेंज डिवाइड बाय टाइम में चेंज। तो कंसंट्रेशन की एसआई यूनिट को क्या कहते हैं, यहां लिख देता हूं साइड में, कंसंट्रेशन को आप पहले ही पढ़ चुके हैं, दैट इज मोल पर लीटर, और टाइम को हम मेजर कर रहे हैं सेकंड में। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, दैट इज मोल पर लीटर और पर सेकंड, ये भाई इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी, दैट इज एसआई यूनिट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब चलो यहाँ पे तो आ गए हम, अब प्रोडक्ट की भी बात कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट के अंदर भी हम क्या कहेंगे, इसके प्रोडक्ट के रेट को निकालने के लिए कि रेट ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द चेंज इन टाइम, ठीक है। टाइम में कितना चेंज आ रहा है और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कह देंगे, दैट इज नोन एज रेट ऑफ द प्रोडक्ट। अब कंसंट्रेशन में चेंज कितना आया ये देखिए, हमारा यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट देखेंगे तो पहले फिर से ब्रैकेट बनाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट फाइनल माइनस कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इनिशियल एंड डिवाइड बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, इस तरह से। अब प्रोडक्ट के आगे यहाँ पे फाइनल वैल्यू कितना आया प्रोडक्ट का, भाई पहले 0 था तो फाइनल आया आपका 20, तो यहाँ रखेंगे 20 माइनस इनिशियल आपके पास 0 था एंड डिवाइड बाय टाइम आपका 10 सेकंड आया था फाइनल, अभी हमने यहाँ पे किया है, एंड माइनस टाइम इनिशियल कितना था 0। सोल्व करें तो ये आ गया भाई आपके पास 20 डिवाइड बाय 10, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा प्लस में 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। प्लस में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे ये आंसर पॉजिटिव है और यहाँ पे आंसर क्या है आपका नेगेटिव, क्लियर। अब भाई इसी चीज को समझो, अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है इट मींस कि रेट ऑफ द रिएक्शन, अगर आपको कभी नेगेटिव दिख रहा है इसका मतलब समझ लीजिए कि वो रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि रिएक्टेंट आप यहाँ खुद देख सकते हैं कि रिएक्टेंट समय के हिसाब से, यानी कि समय के साथ साथ रिएक्टेंट की अमाउंट घटती चली जाएगी। अभी 100 है, अभी 80 बची है, फिर उसके बाद 80 के बाद 70 60 40 30 ऐसे चलेगी। सिमिलरली तो माइनस साइन क्या दिखाता है कि जो हमारा रिएक्टेंट है दैट रिएक्टेंट इज बेसिकली डिसअपियरिंग। तो क्या दिखाता है, ये नेगेटिव साइन दिखाता है कि आपका जो रिएक्टेंट है वो डिसअपियर हो रहा है, तो यानी कि हम इसे डिसअपियरेंस भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो प्लस वैल्यू आ रही है या फिर जो आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है, या आंसर आपको क्या बता रहा है कि भाई जो आपका रेट आएगा वो अपीयरेंस में आएगा, यानी कि उस रेट की अमाउंट बढ़ती हुई दिखाई देगी और एक रेट जो होगा वो आपका घटता हुआ दिखाई देगा। यहां तक समझ आ गया, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे चलते हैं। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट हमें बात अभी करनी है, तो सिंपली इसको पहले नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इसके बेस पे जो जो चीजें हैं उनको आप समझिए, ठीक है। तो यहां से अभी हमने समझा कि डिसअपियरेंस के बारे में, तो हमने यहाँ पे क्या नोट किया कि जो हमारा रिएक्टेंट होता है दैट रिएक्टेंट डिसअपियर, ठीक है। ये क्या होता है कि ये डिसअपियर होता रहता है, यानी कि डिसअपियरेंस के बारे में यहाँ पे स्टडी होती है। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट हमारा टाइम के साथ साथ अपीयर होने लग जाता है, ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब समझिए इसी बात को हम थोड़ा सा और यानी कि कंफ्यूज करने के लिए आपको एक टर्म दे दी जाती है, ठीक है, जैसे कि एक तरीके से लैंग्वेज जो है थोड़ी टिपिकल हो जाए बच्चों को स्टडी करने के लिए। जैसे लिखते हैं ना कि रेट ऑफ रिएक्टेंट, तो अगर कहीं रेट ऑफ रिएक्टेंट की जगह रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखा रहे तो समझ जाइए कि वही मतलब है, यानी कि आप इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होता है बताओ। तो भाई मैंने बिल्कुल आपको सिंपल भाषा में समझा दिया कि रेट ऑफ जो रिएक्टेंट होता है वही रेट ऑफ डिसअपियरेंस कहलाया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जो अपियरेंस वाली बात यहाँ पे हम कर रहे हैं
तो अपीयरेंस के लिए यहां पे हम क्या कह देंगे कि जो प्रोडक्ट का रेट हम लिखते हैं उसी प्रोडक्ट के रेट को आप रेट ऑफ प्रोडक्ट जो आप लिख रहे हैं, दैट रेट ऑफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज रेट ऑफ, ठीक है, अपीयरेंस, APPEARANCE, दैट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस, सॉरी अपीयरेंस, ठीक है, मैं तो सोचने लगा एप्पल लिख देता हूँ, सॉरी। तो रेट ऑफ अपीयरेंस यहाँ पे इस तरह से रहेगा। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस और यहाँ पे क्या हो गया, रेट ऑफ अपीयरेंस। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे एक चीज और समझिए। यहाँ पे आपने देखा कि डिसअपियरेंस के लिए नेगेटिव साइन तो लगा हुआ है लेकिन आंसर यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर प्लस साइन लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर भी आंसर 2 है। यानी कि जो वैल्यू आपकी रेट ऑफ द रिएक्टेंट की रहती है वही वैल्यू, ठीक है, एग्जैक्टली द सेम वैल्यू किसकी रहती है, प्रोडक्ट की वैल्यू रहती है। समझिए। तो हमेशा ये नोट करने की बात है कि नोट क्या करना है आपको, नोट करना है कि रेट ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू, या फिर इक्वल टू रेट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की वैल्यू रिएक्टेंट के रेट, सॉरी प्रोडक्ट की जो रेट होगा, प्रोडक्ट का रेट जो होगा वो रिएक्टेंट के रेट के बराबर होगा। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात और, हम जो यहाँ पे नेगेटिव साइन को लगा रहे हैं, अभी ये जो सॉल्यूशन में हम लगा रहे हैं ना नेगेटिव साइन, ये बाद में आके हम हटाएंगे भी, कैसे हटाएंगे उसको भी समझने के लिए बहुत जरूरी है आपको जुड़े रहना है। तो क्या करना है उसको समझाऊंगा मैं आगे, पहले इसको समझ लीजिए कि रेट ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये आप बिल्कुल समझ चुके हैं, ये बहुत क्लियर बात है। तो ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्टेंट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है, अपीयरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस। समझ आ गई बात। तो अभी फिलहाल हमने रेट के बेस पे इतना कुछ पढ़ लिया है। इसके लिए मैं आपको अगली जो क्लास होगी हमारी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास को आप इसमें देखेंगे जब, तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे इसके कुछ और जो आगे का टर्म्स हैं जिसमें मैं आपको डिसअपियरेंस, नेगेटिव और पॉजिटिव की बातें बता रहा हूँ, यहाँ हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। इसके लिए आप अभी होमवर्क के लिए सिंपल एक काम करें कि इन टेक्स्ट में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन टेक्स्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो दो बुक्स हो गई है बेटे, एक नई बुक आई है, एक पुरानी बुक थी। तो पुरानी बुक में चैप्टर नंबर आपका 4 हुआ करता था, लेकिन नया जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 3 है। तो इन टेक्स्ट में मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4.1 ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग, और न्यू बुक के अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे, 3.1। तो इन टेक्स्ट का ये क्वेश्चन ट्राई करो और उसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में डालो, उसके बाद देखते हैं कि किस किस का आंसर सही आता है, ठीक है।